शिक्षा दर्शन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में कि भाषा की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। इसको लेकर के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न मानव की उत्पत्ति तथा उसकी भावाभिव्यक्ति से संबंधित है। भाषा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह मानव की उत्पत्ति और उनकी अभिव्यक्ति से संबंधित है। इस प्रकार मानव की उत्पत्ति के स्पष्टीकरण पर भाषा उत्पत्ति का प्रश्न स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति के स्पष्टीकरण से ही भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। इस संदर्भ की चिंतन परंपरा से निम्नलिखित गंतव्य सामने आए हैं। तो दोस्तों, पहला है दैवी सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में यह प्राचीनतम सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत की बात किया जाए तो यह भाषा उत्पत्ति की दृष्टि से प्राचीनतम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि भाषा मानव सृष्टि के साथ ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न हुई है। इस सिद्धांत में जो है इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि भाषा मानव सृष्टि के साथ ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न हुई है, अर्थात अन्य वस्तुओं के समान भाषा की भी रचना विधाता के द्वारा हुई है। इस प्रकार से अन्य वस्तुओं के समान भी भाषा की भी रचना विधाता के द्वारा हुई है। ईश्वर में आस्था रखने वाले अधिकांश धर्मों के अनुयायी इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर में जो आस्था रखने वाले अधिकांश जो धर्म हैं, अनुयायी हैं, उन्होंने इसी सिद्धांत को स्वीकार किया है। यही कारण है कि प्राय सभी धर्मों के प्रणेताओं ने अपने अपने धर्म ग्रंथों को ईश्वर निर्मित कहा है। इस प्रकार से सभी धर्म के प्रणेताओं ने अपने अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर इस ईश्वर निर्मित कहा है। वैदिक धर्मावलंबी वेद को अनादि और ईश्वर निर्मित मानकर इसे नित्य कहते हैं। वैदि वाचम जन्यत देवा ता विश्वरूपा पसावो वदंती। ये जो पंक्ति है ये ऋग्वेद से ली गई है, अर्थात देवों ने ऋग्वेदी को उत्पन्न किया है। उसका प्रयोग सभी प्राणी करते हैं। भाषा का जो उत्पत्ति हुआ ऋग्वेद ने किया है और उनका प्रयोग सभी प्राणियों ने कर रहे हैं। बौद्धिक मतावलंबी पाली भाषा को आदि भाषा मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने पाली भाषा को आदि भाषा मानते हैं। जैनियों के द्वारा अर्धमागधी को प्राचीनतम भाषा ही नहीं, प्राचीन काल में पशु पक्षियों द्वारा भी रसास्वादन की जाने वाली भाषा कही गई है। इसी प्रकार से जैनियों के द्वारा, जैन धर्म के लोगों के द्वारा अर्धमागधी को प्राचीन भाषा मानने के साथ ही उसे प्राचीन काल में पशु पक्षियों द्वारा रसास्वादन की जाने वाली भाषा को भी मानते हैं। समीक्षा। यह सिद्धांत पूर्ण रूपेण श्रद्धा और संभावना पर आधारित है। समीक्षा की बात किया जाए तो इसमें
सिद्धांत पूर्ण रूपेण श्रद्धा और संभावना पर आधारित हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं इस प्रकार से है। तो पहला क सिद्धांत है, यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो ईश्वर की सभी भाषाओं में बहुत अधिक समानता होती, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। दोस्तों, यहाँ पहला सिद्धांत में कहा जा रहा है कि यदि भाषा ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता तो विश्व की सभी भाषाएं बहुत ही अधिक समानता होती, जबकि यहाँ पर स्थिति जो है इसके विपरीत है। ख है, सृष्टि के सभी प्राणी कम से कम मानव जाति के सभी सदस्य एक भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। दूसरा प्रकार कहा जा रहा है कि इसमें कि सृष्टि के सभी प्राणी कम से कम मानव जाति के सभी सदस्य एक भाषा का प्रयोग करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गौ है, इस सिद्धांत की सत्यता पर मानव शैशव काल से ही विकसित भाषा को प्रयोग करता, जबकि वह विकास क्रम में धीरे धीरे भाषा सीखता है। गौ में कहा जा रहा है कि सिद्धांत की सत्यता पर मानव शैशव काल से ही विकसित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वह विकास क्रम धीरे धीरे भाषा को सीख रहे हैं। दूसरा है संकेत सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह संकेत सिद्धांत है। इसे निर्णय सिद्धांत, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत को निर्णय सिद्धांत, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद भी कहते हैं। मनुष्य प्रारंभ में हाथ, पैर और सिर आदि को विशेष प्रक्रिया से हिलाकर भावाभिव्यक्ति करता रहा होगा। परवर्ती काल में जब इससे काम नहीं चला होगा तो उसने सामाजिक समझौते के आधार पर विभिन्न भावों तथा वस्तुओं के लिए संकेत निश्चित किए होंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रारंभ में जो है मनुष्य हाथ, पैर और सिर आदि को विशेष प्रक्रिया से हिला करके भाषा व्यक्ति करते होंगे, और परवर्ती काल में जब इससे काम नहीं चला होगा तो उसने सामाजिक समझौते के आधार पर विभिन्न भावों और वस्तुओं के लिए संकेत निश्चित किए होंगे। इस प्रकार पारस्परिक विचार विनिमय के द्वारा ध्वनि संकेतों के निश्चय से भाषा की उत्पत्ति हुई है। समीक्षा। इस सिद्धांत संदर्भ में निम्नलिखित सशक्त प्रश्न सामने आते हैं। तो क है, यदि इससे पूर्व भाषा ना थी तो फिर लोग इकट्ठे कैसे हुए। समीक्षा क में कहा जा रहा है कि यदि इससे पूर्व भाषा नहीं थी तो फिर लोग इकट्ठा कैसे हो रहे थे, कैसे हो रहे हैं। मानव ने एकत्र होकर शब्द का गठन कैसे किया। यहाँ ख में दूसरा प्रश्न है कि मानव एकत्र होकर शब्द का गठन कैसे किए। ग है, जिन वस्तुओं के लिए चिन्हों का निर्धारण किया गया उनको एक स्थान पर एकत्र कैसे किया गया। उसी प्रकार से घ है, यदि इससे पूर्व भाषा ना थी तो फिर उसकी आवश्यकता का अनुभव कैसे हुआ। तो ये संकेत सिद्धांत की समीक्षा है। और तीसरा सिद्धांत है धातु सिद्धांत। इसे रणन, अनुकरण,
अनुरणन मूलक, डिंग डांग आदि नाम दिए गए हैं। दोस्तों, धातु सिद्धांत को रनन, अनुरणन, अनुरणन मूलक, डिंग डांग आदि ये सभी नाम दिए गए हैं। इस सिद्धांत का संकेत प्लेटो ने किया और प्रोफेसर हेस ने इसे व्यवस्थित रूप दिया है। दोस्तों, इस सिद्धांत का संकेत प्लेटो ने किया है और प्रोफेसर हेस ने इसे व्यवस्थित रूप देने का काम किया है। इसके पल्लवन में मैक्स मूलर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, इसके पल्लवन में मैक्स मूलर का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की सभी वस्तुओं की अपनी ध्वनि होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बात करें तो इसके अनुसार सृष्टि की सभी वस्तुओं को अपनी ध्वनि होती है। प्रारंभ में मानव जब किन्हीं बाह्य वस्तुओं के संपर्क में आता तो वह उनसे निकलने वाली ध्वनियों के आधार पर शब्द निर्माण कर लेता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रारंभ में जब मानव किसी बाह्य वस्तुओं के संपर्क में आ जाते हैं तो वह उनसे जो निकलने वाली ध्वनियाँ है उसके आधार पर शब्द का निर्माण कर लेते थे। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार प्रारंभ में धातुओं की संख्या अधिक थी, किंतु भाषा उत्पत्ति के समय यह संख्या घटकर 400 से 500 ही रह गई, जिसके आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के जो समर्थकों के अनुसार, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सिद्धांत है समर्थकों के अनुसार प्रारंभ में धातुओं की संख्या अधिक थी, किंतु भाषा उत्पत्ति के समय यह संख्या घट करके 400 से 500 हो गई, जिसके आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार मनुष्य जैसे जैसे नई वस्तुओं के संपर्क में आता था वैसे वैसे उनके लिए ध्वनि संकेत बनता जाता था। इस प्रकार से मनुष्य जैसे जैसे नई वस्तुओं के संपर्क में आते गए वैसे वैसे ध्वनि संकेत बनता चला गया। जब मनुष्य को भाषा प्राप्त हो गई तो यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। जैसे ही मनुष्य को भाषा की प्राप्ति हो गई है तो यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। समीक्षा। इस सिद्धांत पर उठने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, क में निराधार मात्र कल्पना का वैज्ञानिक कैसे माना जाए। ख है, इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की सभी भाषाएं धातु पर आधारित है, जबकि ऐसा नहीं है। चीनी भाषा इस सिद्धांत से पूर्ण भिन्न है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है विश्व की सभी भाषाएं धातु पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चीनी भाषा इस सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, पूर्ण रूप से भिन्न है। ग है, भाषा मात्र धातु से ही नहीं बनती है, वरन इसमें उपसर्ग प्रत्यय की आवश्यकता होती है। ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषा जो है मात्र केवल धातु से ही नहीं बनती है, बल्कि उसमें उपसर्ग प्रत्यय की आवश्यकता भी होती है। घ, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा पूर्ण है, जबकि भाषा का अंतिम रूप होता ही नहीं है। घ प्रश्न कह रहा है कि सिद्धांत
के अनुसार जो है भाषा पूर्ण है, जबकि भाषा का अंतिम रूप होता ही नहीं है। अंग इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव के पास पूर्ण भाषा के निर्माण की अपूर्व कल्पना शक्ति थी, फिर भी शक्ति अब क्यों नहीं दिखाई देती है। चौथा सिद्धांत है आवेग सिद्धांत। इसे पुह या पुहवाद, मनोभावी व्यंजकतावाद और मनोभावी विव्यक्तिवाद भी कहते हैं। आवेग सिद्धांत को पुह या पुहवाद या मनोभावी व्यंजकतावाद और मनोभावी व्यक्तिवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का मनोभाव हर्ष, विषाद, सुख, दुख तथा विस्मय, क्षोभ में इतना तीव्र हो जाता है कि मुंह से ध्वनि स्वतः ही निकल जाती है। यथा हर्ष में वाह वाह, आहा, दुख में हाय ओह, तिरस्कार और घृणा में छी छी, धिक आदि। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है मनुष्य का मनोभाव हर्ष विषाद से, सुख दुख से तथा विस्मय क्षोभ से इतना तीव्र हो जाता है कि मुंह से स्वतः ध्वनि निकल आती है। जैसे हर्ष में, खुशी में हम लोग कह उठते हैं वाह वाह, आहा, और दुख में हाय ओह, तिरस्कार और घृणा में छी छी, धिक आदि मुंह से निकल जाता है। इन्हीं ध्वनियों से भाषा उत्पत्ति और विकास की कल्पना की गई है। इन्हीं के आधार पर ध्वनि से भाषा उत्पत्ति और विकास की कल्पना की गई है। समीक्षा, इस सिद्धांत को सर्वसम्मति से सहमति नहीं मिल सकी, क्योंकि कोई भावात्मक तीव्रता के आधार पर स्वाभाविक अभिव्यक्ति संभव नहीं है। ऐसी ध्वनियों में सहज चिंतन और समुचित व्यवस्था का अभाव होता है, जो भाषा के अनिवार्य तत्व है। समीक्षा ख में कहा जा रहा है कि ऐसी ध्वनि में सच चिंतन और समुचित व्यवस्था का अभाव होता है, जो कि भाषा में अनिवार्य तत्व हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या अत्यंत सीमित होती है। इस प्रकार की जो भाषा है, इनमें शब्दों की संख्या सीमित होती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी बहुत ही कम होता है। पांचवा सिद्धांत है यो हे हो सिद्धांत। इसे श्रम परिहर मूलकतावाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक नवायरे है। यो हे हो सिद्धांत, इस सिद्धांत को जो है श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह नवायरे है। इस सिद्धांत का आधार यह है कि जब मनुष्य शारीरिक परिश्रम करता है तो श्वास प्रश्वास की गति तीव्र हो जाती है। ऐसे समय मांसपेशियों और स्वर तंत्री में संकोच विस्तार बढ़ जाने पर कुछ ध्वनियां अनायास निकलती है।
इस सिद्धांत का जो आधार है, इस सिद्धांत का आधार यह है कि जब मनुष्य शारीरिक परिश्रम करते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ऐसे समय में मांसपेशियों और स्वर तंत्री में संकोच विस्तार बढ़ जाते हैं और कुछ ध्वनियाँ अनायास निकल आती है। इससे परिश्रम करने वाले को कुछ आराम मिलता है। कपड़ा धोते समय धोबी छियो छियो या हियो हियो कहता है। माला नाव चलाने वाला थकान के समय हेया हेया कहता है। कपड़ा धोते समय धोबी छियो छियो या हियो हियो कहता है। मल्लाह नाव चलाने वाला थकान के समय हेया हेया कहता है। समीक्षा। भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में यह सिद्धांत भाषाई दृष्टि से सर्वाधिक शिथिल है। इस प्रक्रिया से निकले सभी शब्द श्रम परिहरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु सहज भावाभिव्यक्ति में निरर्थक है। समीक्षा। इसमें भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में यह सिद्धांत भाषाई दृष्टि से सर्वाधिक शिथिल है और इस प्रक्रिया में सभी शब्द श्रम परिहर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु सहज भावाभिव्यक्ति में निरर्थक है। मात्र ऐसे शब्दों से भाषा की उत्पत्ति संभव नहीं है। छठा जो सिद्धांत है वह अनुकरण सिद्धांत है। इसे ध्वनि अनुकरण और भौं सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकरण सिद्धांत, इस सिद्धांत को जो है ध्वनि अनुकरण और भौं सिद्धांत भी कहते हैं। मैक्स मूलर ने उपहास के लिए कुत्ते की बोली के आधार पर बाव बाव सिद्धांत का हिंदी में इसे भौं भौं बना लिया गया। दोस्तों, यहाँ पर मैक्स मूलर ने उपहास के लिए कुत्ते की बोली के आधार पर अनुकरण सिद्धांत को बाव बाव सिद्धांत कहा और हिंदी में इसे भौं भौं बना लिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के पशु पक्षी, नदी नाले, बिजली बादल के दृश्यात्मक और ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर भी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर प्रकृति के पशु पक्षी, नदी नाले, बिजली बादल के दृश्यात्मक ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर भी भाषा की उत्पत्ति हुई है। सभी भाषाओं में ऐसे कुछ शब्द अवश्य मिल जाते हैं। हिंदी में काँव काँव, पी कहाँ, कू कू, भौं भौं, झर झर, चम चम, गड़ गड़ आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं। सभी भाषाओं में ऐसे कुछ शब्द अवश्य ही मिल जाते हैं जो कि हिंदी में है काँव काँव, पी कहाँ, कू कू, भौं भौं, झर झर, चम चम, गड़ गड़ आदि शब्दों का प्रयोग होते हैं। समीक्षा। इस सिद्धांत के संदर्भ में कुछ आपत्तियां हैं। तो पहला आपत्ति है क। सभी भाषाओं में ऐसे शब्दों की संख्या अत्यंत सीमित है। ख है यदि मनुष्य के द्वारा निम्न प्राणियों की ध्वनियों के आधार पर भाषा का निर्माण हुआ तो उसने अपनी ध्वनियों पर भाषा का निर्माण क्यों नहीं किया।
गौण भाषा के अभाव में ध्वनि का अनुकरण कैसे संभव हुआ? दोस्तों, 7वां है इंगित सिद्धांत। इसके प्रतिपादक डॉक्टर राय हैं। इंगित सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह डॉक्टर राय जी हैं। डॉक्टर राय हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने सर्वप्रथम विभिन्न संदर्भों की अपनी आंगिक चेष्टाओं के अनुकरण पर भाषा का प्रयोग किया और इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के अनुसार जो है मनुष्य सबसे पहले विभिन्न संदर्भों की अपनी आंगिक चेष्टाओं के अनुकरण के आधार पर ही प्रयोग किए और इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई है। जैसे मनुष्य जब पानी पीता है तो बार बार वो होठों के स्पर्श से पापा की ध्वनि होती है। इसके अनुकरण पर पीना शब्द बना लिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जो है मनुष्य सबसे पहले विभिन्न संदर्भों की अपनी आंगिक चेष्टाओं के अनुकरण पर भाषा का प्रयोग किया और इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई। जैसे की बात किया जाए तो इनमें मनुष्य जब पानी को पीते हैं तो बार बार होठों से स्पर्श होता है तो उसमें पापा की ध्वनि होती है। इसके अनुकरण पर पीना शब्द बना लिया गया है। समीक्षा, अनुकरण के आधार पर भाषा उत्पत्ति संभव नहीं है। समीक्षा में क है ऐसे शब्दों की संख्या अत्यंत सीमित है। ख विभिन्न अंगों से अन्य वस्तुओं के स्पर्श द्वारा कितने शब्दों की उत्पत्ति संभव है? दोस्तों, 8वां सिद्धांत है संपर्क सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी रेवेज हैं। संपर्क सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह मनोवैज्ञानिक जी रेवेज हैं। उनके अनुसार मानव समाज के निर्माण के समय संपर्क भावना से कुछ ध्वनियाँ सहज रूप से निकल पड़ी होगी। इसके विकास से ही भाषा बनी होगी। जी रेवेज के अनुसार मानव समाज के निर्माण के समय संपर्क भावना से कुछ ध्वनियाँ सहज रूप से निकल पड़ी होगी। इनके कारण ही विकास से भाषा बनी होगी। समीक्षा, आदिम मनुष्य के संदर्भ में यह सिद्धांत कुछ तर्कसंगत लगता है, किंतु संपर्क के मनोवैज्ञानिक आधार से सामान्य सिद्धांत का ही रूप सामने आता है। समीक्षा, इसमें कहा जा रहा है कि आदि मनुष्य के संदर्भ में यह सिद्धांत कुछ तर्कसंगत लग रहे हैं, किंतु संपर्क के मनोवैज्ञानिक आधार पर सामान्य सिद्धांत का ही रूप सामने आता है। इसके विकसित तथा स्पष्ट रूप का ज्ञान नहीं होता है। 9वां सिद्धांत है संगीत सिद्धांत। इस सिद्धांत को सामने लाने का श्रेय डार्विन, स्पेंसर और येस्पर्सन को जाता है। संगीत सिद्धांत को जो सामने लाने वाले हैं उनमें श्रेय डार्विन, स्पेंसर और येस्पर्सन को जाता है। उनका कहना है कि प्रारंभ में मनुष्य संगीत प्रिय रहा होगा। इन सभी का कहना है कि प्रारंभ में जो है मनुष्य संगीत प्रिय रहा होगा। समय समय पर गुनगुनाते रहने से
निरर्थक ध्वनियाँ धीरे धीरे विकसित होकर सार्थक हो गई होगी। समय पर जो है गुनगुनाते रहने से निरर्थक ध्वनियाँ धीरे धीरे विकसित होकर के सार्थक हो गई होगी। इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। समीक्षा। इस सिद्धांत पर कुछ आपत्तियां इस प्रकार है। कह यह सिद्धांत कल्पना पर आधारित है। ख आदि मानव के प्रबल संगीत प्रेम का कोई प्रमाण नहीं है। 10वां सिद्धांत है समन्वय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हेनरी स्वीट है। समन्वय सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वह हेनरी स्वीट हैं। उन्होंने देखा कि ऊपर के किसी एक सिद्धांत से भाषा की उत्पत्ति संभव नहीं है, तो उन्होंने सभी सिद्धांतों के समन्वित रूप को स्वीकार किया है। हेनरी स्वीट इन्होंने देखा कि ऊपर के किसी एक सिद्धांत से भाषा की उत्पत्ति संभव नहीं है, तो उन्होंने सभी सिद्धांत को समन्वित रूप से स्वीकार किए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार संसार की सभी वस्तुओं का विकास होता है, उसी प्रकार भाषा का भी विकास क्रमिक रूप में हुआ है। उन्होंने यह भी कहे हैं कि जिस प्रकार से संसार की सभी वस्तुओं का विकास होता है, उसी प्रकार से भाषा का भी विकास क्रमिक रूप में हुआ है। उन्होंने अनुकरणात्मक, मनोभावी, व्यंजक तथा प्रतीकात्मक आदि रूपों में विकसित क्रम को रेखांकित किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति विभिन्न ध्वनियों के आधार पर निर्मित शब्दों के विकास क्रम में हुई है। निष्कर्ष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति जो है वह विभिन्न ध्वनियों के आधार पर निर्मित शब्दों के विकास क्रम में हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय को लेकर के बताया हूँ। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।